कोलिजन बताना था, चलिए वेरी गुड, कोलिजन बता देते हैं आपको। हालांकि आपको अगर याद होगा तो कोलिजन, चलिए अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोलिजन याद होगा तो हम आपको बताए थे संवेग के टाइम पे टक्कर के बारे में। अगर प्रत्यास्थ टक्कर होगा तो मतलब ढकेल देगा, और अप्रत्यास्थ होगा तो सट जाएगा, बताए थे ना। जिसमें संवेग संरक्षित रहता है, P1 V1 बराबर P2 V2, बताए थे कि नहीं बताए थे। M1 V1 बराबर M2 V2, ये बताए थे। अब इसमें थोड़ा सा और उससे रिलेटेड, क्योंकि प्रत्यास्था का चैप्टर है तो थोड़ा सा तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ हम हॉरिजेंटली किसी चीज को गिराएंगे, किसी बॉल को अगर नीचे गिराएंगे धड़ाम से, इसमें कई को क्वेश्चन पूछता है ससुरा, सब बताएंगे। कितना पहले जिस स्पीड से भेजें, कितना स्पीड से वापस आएगा, 10 मीटर पे फेंकें तो कितना मीटर वापस आएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी इतना था तो वापस आते समय काइनेटिक एनर्जी कितना, मैं चारे को चीज पूछता है यार। चलो ध्यान से देखते हैं। सर आप आर्मी वाले को डोनेट कर दीजिए, एकदम बाबू, हम आर्मी वाले को डोनेट कर देंगे। ये मेरा पैसा थोड़ी है यार, आप लोगों ने बुक खरीदा है, बदले में हमें कुछ रॉयल्टी मिली है, 1 रुपया ले जाके आर्मी वालों को दे दें। पैसा रखने से आदमी में अकड़ आ जाती है, अबे नहीं करेगा काम खत्म। आगे देखें। छपरा वपरा हर जगह बुक आ गया है, आपके बुक से आर्मी वालों को मदद होगी, तो इस चीज में आप ध्यान रखिएगा। आपकी किताब से एक और तो फायदा होने वाला है। टक्कर देखते हैं। टक्कर 3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रत्यास्थ टक्कर, एक होता है अप्रत्यास्थ टक्कर, एक होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। टक्कर जो होता है कोलिजन 3 टाइप का होता है, सीबीएसई वाला भी ध्यान देगा। कोलिजन, कोलिजन मतलब क्या होता है, टक्कर। तो पहला होता है प्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, दोनों एक ही होता है। आप प्रत्यास्थ टक्कर कहिए या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहिए, बात बराबर ही। अब उसके बाद होता है अप्रत्यास्थ टक्कर, अनइलास्टिक कोलिजन, अप्रत्यास्थ टक्कर, टक्कर। और इसके बाद तीसरा होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, टक्कर। ये तीन टाइप के टक्कर होते हैं यहाँ। अब इन तीनों में अंतर समझ जाते हैं। इसको प्रत्यास्थ कहिए या पूर्णतः प्रत्यास्थ कहिए, इसको तो पूर्णतः आपको कहना ही पड़ेगा, यहाँ आंशिक होता है। इसमें क्या होता है भैया, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इसमें आखिर होता क्या चीज है। तो इसमें कहा जाता है कि अगर कोई चीज टकराने के बाद वापस अपने जगह पे आ गई, टकराने के बाद उतने ही, जैसे किसी बॉल को छोड़े, किसी बॉल को क्या किए, छोड़े, और टकरा के वापस उतने ही ऊपर आ गया, बॉल को ऐसे गिराए, टकरा के उतने ही वापस वापस आ गया, इसे कहते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ या प्रत्यास्थ टक्कर। लेकिन हम छोड़े, अब बीच में कहीं अटक गया, तो वो क्या है, अप्रत्यास्थ। और कहीं छोड़े, लद दे ससुरा सट गया, तो क्या है वो, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। ये तीनों टाइप के टक्कर हम समझते हैं। ये पीडीएफ में नहीं है बाबू, हम आपको पहले ही बोले थे कि ये पीडीएफ में नहीं है, टाइपिंग में छूट गया है, तो आप इसको लिख लेंगे किसी चिरकुट में, पीडीएफ पे कहीं लिख देंगे। इसको हम आपको किस भाषा में समझा दे, जैसे बॉल या गेंद लेके समझा दे, या फिर मतलब ऐसे बोल देंगे तो आप समझ जाएंगे। हाँ, बॉलो तो नहीं है यहाँ पे, हम आपको किस तरह से कौन सी गिरा के समझाएं। देखो, इसका बताइएगा आप कौन सा टक्कर है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम इसको गिराएंगे और गिरने के बाद वापस आ गया तो प्रत्यास्थ इलास्टिक कोलिजन, गिरने के बाद थोड़ा ही सा उल्टा तो उछला तो अप्रत्यास्थ यानी अनइलास्टिक कोलिजन, और अगर तनिको नहीं उछला तो परफेक्टली अनइलास्टिक कोलिजन। देखो भैया हम यहाँ से उछाल रहे हैं इसको, ये कुर्सी है, अब आपको बताना है कि ये कौन सा कोलिजन है, यहाँ से गिरा है। देखिए एक बार दोबारा देखिए, बताइए तो, एबीसी में आंसर दीजिए, 1 2 3 कौन सा ऑप्शन सही था, 1 2 3 ऑप्शन आंसर दीजिए, 1 2 3। 2 नंबर सही था भैया, 2 नंबर, 2 नंबर जिन्होंने बोला सही है। रीजन क्या है यार, 3 नंबर कैसे बोल दिया, हल्का सा तो उठा ही है, आदमी है लोग की, मोतियाबीन है रे तू लोग को, मोतियाबीन का मरीज है सभी सब। देखिए भाई टक्कर है, यहाँ से गिराएं इसको, अगर ऐसे गिराएं, हल्का सा भी उठ गया
तो हम इसे कहते हैं अप्रत्यास्थ है। अगर पूरा का पूरा गिर के वापस आ जाता तो ये क्या था, प्रत्यास्थ था। वापस आ जाता तो क्या था, प्रत्यास्थ। लेकिन समझिए फेंकना नहीं है, नॉर्मली छोड़ देना है बस, यानी कि हुँच के फेंक देंगे यहाँ पे। देखो हल्का सा उठा कि नहीं उठा, हल्का सा उठा, 2 नंबर सही है। कितना नंबर है, 2 नंबर सही है। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको। मोतियाबिंद वाला कह रहा है 3 नंबर, ई बताओ यह है सीबीएसई वालों का तकिया है। ये तकिया इतना तो बड़का हम लोग का गमछा होता है, सीबीएसई वाला नाजुक होता है सब उसको भगवान चिकनी मिट्टी से बनाया है। यह है, यहाँ से गिरा है, बताइए तो कितना नंबर था, देख लो एक बार, ध्यान से देख लो एक बार, ध्यान से। ये गिरा रहे हैं, हल्का तनिको जमीन छोड़ा है, वहां से हल्का सा तो वाइब्रेट करबे करेगा। जमीन छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, देख लीजिए। अरे नीचे कहाँ जा रहा है रे, कौन सा टक्कर है, हाँ ई वाला टक्कर। हमारे पास इसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, कौन सी फेंकेंगे तो वापस आएगा। नहीं आया, इसका कैसे समझाएं हम आपको, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं। मतलब है, मतलब एक बॉल आता है ना छोटा सा, उसको फेंकिएगा तो बहुत ऊंचा उछलता है, सुपर बॉल बोलते हैं उसे। हम्म, ये क्या है, गिरने पर उतना ही ऊंचाई वापस आता है, जितना गिराएंगे उतना ही वापस आ जाएगा। किसी चीज को गिराएंगे तो उतना ही क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वापस आएगा। इसलिए इसके लिए इलास्टिक ई की वैल्यू होती है 1, क्योंकि वही बटा वही बराबर 1 हो जाता है, वही बटा वही बराबर बटा 1 हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम कहेंगे पहले जितना पैसा था उतना पैसा अभी है, तो टोटल अंतर कितना हो जाएगा, ई। तो इसके लिए ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। चलिए इसमें क्या होगा, गिरने पर ऊंचाई, गिरने पर ऊंचाई में कमी आ जाती है, ऊंचाई में कमी आ जाती है। तो इसके लिए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगा। भैया ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगा। गिरने पर वापस नहीं, वापस नहीं, अर्थात, अर्थात मतलब मीन वाइल, अर्थात चिपक जाता है या सट जाता है, सट जाता है, क्या हो जाता है, सट जाता है, सट जाता है। इसके लिए ई की वैल्यू 0 हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। नहीं समझे, क्या बत्तख मुर्गी बना के भेजा है शैलेंद्र कुमार जी। ऑपरेटर को फेंकिए, ऑपरेटर वह ये नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, उसकी बेटी की तबीयत ज्यादा जोर से खराब है बेचारे का, है ही नहीं है। हम कोई बात नहीं, हम हर चीज जानते हैं, कम बेस हर काम कर लेते हैं, विदाउट ऑपरेटर सारा काम कर देते हैं। तो इसमें ई वगैरह की वैल्यू समझ में आ गया। ये पूछता है भैया, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। ये लिख लीजिएगा, ये लिखा हुआ मटेरियल में नहीं है, ये लिखना पड़ेगा आपको। नहीं वो कल फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ था, कल फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ था। चलिए अब आगे देखिए, कल फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ था। इसके बाद कहता है, इसमें संवेग जो होता है, संवेग, सब में संवेग संरक्षित होता है, संवेग संरक्षित होता है। क्यों, क्योंकि टक्कर के बाद क्या होता है, टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है। इसमें भी संवेग संरक्षित रहता है, संवेग इसमें भी क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अब कहेंगे सर संरक्षित कैसे रहता है, तो मान लीजिए इसने 10 संवेग से गया नीचे और वापस आया 2 संवेग से, तो बाकी का 8 ही जमीन को दे दिया, खर्चा नहीं किया है, संवेग संरक्षित रहता है। ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा संवेग दे देता है उसको। तीनों में क्या संरक्षित रहेगा, संवेग संरक्षित रहेगा। संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तीनों में याद रखिएगा, संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहेगा।
हो गया। आगे बढ़े। अब इसके बाद एक चीज पूछता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, देखिए, जिस गति से जाएगा उसी गति से तो वापस आएगा, तभी तो वापस आ पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, संरक्षित रहेगा। संरक्षित रहेगा। यहाँ पर गतिज ऊर्जा बड़े घट जाएगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये क्या रहती है, असंरक्षित, संरक्षित नहीं रहती है, संरक्षित नहीं रहेगी यहाँ पर, असंरक्षित, क्योंकि जिस गति से जाएगा उससे कम रहेगा तभी तो बीचे में अटक जाएगा। इसमें तो सोचा गतिज ऊर्जा शून्य हो जाता है, चिपक जाएगा वहां पर, शून्य नहीं होगा। क्योंकि देखिए, शून्य कब होगा, जब ऊपर से नीचे गिराएंगे, सट गया तब शून्य होगा। लेकिन ऐसे ऐसे टकराएंगे तो हो सकता है सटने के बाद भी डगर जाए। आपको एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन कराए थे, तो इसमें भी लिखेंगे गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा, संरक्षित नहीं रहेगा, संरक्षित नहीं रहेगा। ऊपर से नीचे गिरा देंगे तो गतिज ऊर्जा अगर सट गया तो शून्य हो जाएगा, लेकिन अगर अगल बगल में टक्कर करेंगे तो हो सकता है सटने के बाद वो वाला डगर जाए, वो वाला क्या हो जाए, डगर जाए। आगे बढ़े। गिरने के बाद, गिरने के बाद अगर ज्यादा उछल गया तो ई की वैल्यू वन हो, ग्रेटर देन वन हो जाएगा। हालांकि ऐसा कोई चीज है नहीं अभी। अगर गिरने के बाद मान लीजिए 10 मीटर से उछला है, अब 20 मीटर कूद गया, सुपर बॉल हो गया, तो उसके लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाएगी। क्या दिक्कत है इसमें। भैया बराबर उछला तो एक, कम उछला तो एक से कम, नहीं उछला तो एक से जीरो, ज्यादा उछल गया तो एक से ज्यादा, ज्यादा उछल गया तो एक से ज्यादा। इसको इसको आप कुछ भी कीजिए, इसको लिखिए जल्दी। ये कह रहा सर किताब का पैसा बढ़ा दीजिए क्योंकि सेना को ज्यादा जाएगा। भैया तो अगर वो देश बॉर्डर पे लड़ रहा है तो आप भी तो अपने यहाँ गरीबी से लड़ेंगे, अभी तो अशिक्षितता से लड़ रहे हैं, आप भी तो एक योद्धा है। आपके लिए भी तो बुक की किताबें कम रहनी चाहिए, पैसा। आगे बढ़े। दिव्यांग लोगों को भी मदद कर सकते हैं। देखिए, हम मदद तो बहुत लोगों को कर सकता है आदमी, लेकिन फिर सोर्स नहीं ना पता रहता है कहाँ से मदद करेंगे। आजकल मदद करने में भी डर लगता है यार, लूट लाट के खत्म कर देगा। सेना में क्या है, टेंशन फ्री है, जाके दे दो काम खत्म, वहाँ लूटने का झमेले नहीं है। आगे बढ़ जाए बाबू। मिटा दें इसको, न्यूमेरिकल फिर बताएं। अगर आप ध्यान से देखोगे बाबू तो इसमें चारे चीज मिलेगा आपको। क्या क्या मिलेगा, एक ऊंचाई मिलेगी, गतिज ऊर्जा, संवेग, देखिए संवेग गतिज ऊर्जा के साथ साथ गति भी तो मिल जाती है, चारे चीजें हैं। इसको आगे बढ़े, बोलिए, मिटा के आगे बढ़े तो बोलिएगा। गाड़ी में, पवन कुशवाहा गाड़ी में कैसे टक्कर काम करता है, ये आप पिछला क्वेश्चन देखेंगे ना, जब न्यूटन के गति के नियम पढ़ा रहे थे, संवेग संरक्षण, तो वहां बताए थे गाड़ी पे टक्कर कैसे होता है। अब क्लास छोड़ छोड़ के करिएगा तो दिक्कत ना होगा। फिजिक्स है, कोई इतिहास थोड़ा है कि बाबर ना पढ़े तो हुमायूं समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े।
हाफ नहीं रहे बाबू, माइकवा करीब है तो सांसवा छोड़ रहे थे, इसी में चला रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसको सब लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक बात बताइए, ये कोई सरफेस है, ये क्या है भैया, कोई तल है या सरफेस है? इस सरफेस पे अगर हम किसी ऊंचाई से किसी बॉल को गिराते हैं, आप बताइए वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वापस उतनी ही ऊंचाई पे वापस भी चला जाए, और ये भी तो हो सकता है कि ना जाए। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। रिस्टिट्यूशन मतलब ये तल है, इस पे हमको निकालना कोफिशिएंट ट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, विरोध विरोधी गुणांक, इसे ई से दिखाते हैं। इसे क्या दिखाते हैं? ई से। इसे आप शॉर्टली आप इसे प्रत्यास्था गुणांक कह सकते हैं। इन शॉर्ट आप इसे प्रत्यास्था गुणांक कह सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी चीज को ऊंचाई से अगर इस पे से गिराते हैं, तो 3-4 कंडीशन होंगे जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप खुद से समझ सकते हैं इस चीज को आराम से बेहतरीन ढंग से। देखिए कैसे, एक बॉल है जिसे हम यहां से गिरा रहे हैं, ठीक है। अब यहां से गिरा रहे हैं, इसके टकराने के बाद तो ये कैसे बताएं यार, ये गिर रहा है और टकरा के ये वापस उठ गया। देखिए ये टकराया है और ये यूं वापस गया। दोनों सेम बॉल है। आप बताइए यहां आपसे क्या क्या पूछ सकता है? यहां कुछ क्या क्या पूछ सकता है? टोटल 5 चीजें पूछ सकती हैं। और अगर हमें पता ये हो जाए कि पूछ क्या क्या सकता है, तो जीत तो हमारी होगी। मिर्जापुर में क्या कहता है, जीत तुम्हारी तभी हो सकती है जब हारने और जीतने दोनों का डिसीजन तुम्हारे हाथ में। तो हम यहाँ पे एक चीज पे पहुंचते हैं, ये पूछ सकता है कि इस तल का, ये जो तल है, इसमें जो रिस्ट्रिक्शन काम करता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी वापस भेजने की क्षमता, ये क्या है? जैसे अगर हम कोई बॉल को फर्श पर गिराएंगे तो ज्यादा उछलेगा, लेकिन अगर वही हम बालू पे गिरा देंगे तो कम उछलेगा, गद्दा पे गिराएंगे तो और कम उछलेगा। तो ये डिपेंड करता है इस तल पर भी। इस तल की को हम ई कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन इस तल की ई कहते हैं। ये हो गया यहाँ पर, ये ज्यादा रहेगा तो ज्यादा फेंक देगा। और क्या पूछ सकता है? एक ये जी चीज पूछ सकता है कि कितने स्पीड से गया था और कितने स्पीड से वापस आएगा। तो पहला एक स्पीड पूछ सकता है। गतिज ऊर्जा पूछ सकता है कि जिस गतिज ऊर्जा से गया था तो कितने गतिज ऊर्जा से वापस आएगा। संवेग पूछ सकता था कि इतने संवेग से गया था तो कितने संवेग से वापस आएगा। ऊंचाई पूछ सकता था, 10 मीटर से छोड़े थे, अगर इसकी रेस्टिट्यूशन यानी प्रत्यास्था गुणांक कितनी है तो बताइए कितना ऊंचाई तक वापस जाएगा। यही 5 चीज पूछ सकता है। ये इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाबू हम लगभग लगभग बहुत मूवी देखे हैं, बट कंप्लीट कोई मूवी नहीं देखते। एक मूवी का ना वो आता है, मतलब कोई कोई चैनल वाले होते हैं मूवी को रिव्यू करते हैं कि क्या क्या दिखाया गया है, उसमें सारा बात बता देते हैं। 10 मिनट में मूवी खत्म हो जाती है। आगे बढ़े। क्या बोल रहे हैं बाबू? राजा नंदन सास प्लीज मेरा कमेंट पढ़िए सर। क्या फायदा होगा ऐसा कमेंट करके? मेरा कमेंट पढ़िए सर, क्या करेंगे पढ़ के बताओ। देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी रहती है या तो इसकी वैल्यू निकालने की दी रहती है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी प्रत्यास्था गुणांक आप इसे नॉर्मल में कह सकते हैं। इसका हिंदी हमारे दिमागे पे नहीं आ रहा है, रेस्टिट्यूशन का हिंदी पता नहीं क्या होता है, दिमाग पे याद नहीं आ रहा है। बट आप इसे ई मानिए, प्रत्यास्था गुणांक। इसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, लास्ट में वेलोसिटी क्या थी? फाइनल और इनिशियल। तो हम फाइनल और इनिशियल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फाइनल क्या था, इनिशियल क्या था, है कि नहीं? आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे अच्छा हम एक ये काम करते हैं, फाइनल की जगह 2 लिख देते हैं, इनिशियल की जगह 1 लिख देते हैं। फाइनल की जगह क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं, इनिशियल की जगह 1 लिख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत? जैसे या इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, सिर्फ v2/v1 कर देते हैं। v2/v1 यानी देखिए ध्यान से कैसे, अगर हम क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पर, इस फॉर्मूला पे पहला बताएंगे कि मान के चलिए कि ये गया था 10 के स्पीड में। कितना के स्पीड में गया था? 10 के स्पीड में नीचे गया था।
10 की स्पीड में कहाँ गया था, नीचे, और वापस आया है ये 5 की स्पीड में, 5 की स्पीड में वापस आया। एनवी ने यार थोड़ा सा कम स्पीड में आया, तभी तो आधा में रुक गया। तो कोफिशिएंट ऑफ ये निकालेंगे आप रेस्टिट्यूशन, तो बाद वाली वेलोसिटी कितनी है बाबू, 5 है, और शुरुआत वाली वेलोसिटी कितनी थी, शुरुआत वाली वेलोसिटी बताओ भाई, शुरुआत वाली 10 थी, कितना आएगा 0.5, 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, अब बताना यार क्या इसमें, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, ये फॉर्मूला है, सीधा याद रखिएगा इसको। इसी बेसिस पे तो हम निकाल रहे थे इससे पहले वाले, ई का वैल्यू 1 से कम या 1 से ज्यादा या कैसे, 1 से कम हुआ या नहीं हुआ यार, माथा फोड़ ले, हाँ ना कुछ बोलना, 1 से कम हुआ कि नहीं हुआ, V2/V1 1 से कम हो गया। इसका मतलब जब कभी भी वैल्यू 1 से कम होती है तो याद करो बबुआ, 1 से कम वैल्यू में, 1 से कम वैल्यू में प्रत्यास्थ टक्कर या अप्रत्यास्थ टक्कर, बोलना बबुआ, अप्रत्यास्थ टक्कर 1 से कम, इसका मतलब जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उससे कम में ऊंचाई पर जाएगा। देख भी लीजिए, वैल्यू 1 से कम में ये प्रत्यास्थ नहीं होता, अप्रत्यास्थ होता है, और ये जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उससे कम ही ऊंचाई तक पहुंच पाता है। जेन्युइन अगर 10 की स्पीड से आया है और स्पीड कम रखेंगे तो वहां तक जाइए नहीं पाएगा, हो गया। तो इस सरफेस एरिया का आप प्रत्यास्थता गुणांक निकाल लेंगे, प्रत्यास्थता भाई ई निकाल लेंगे ना, ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको इसको विरोधकता गुणांक कहते हैं, रेस्टिट्यूशन को हिंदी में विरोधकता गुणांक। समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, यहां हमने बोला है कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर वो टक्कर होता है जब गिरने के बाद वापस ही ना आए तो ई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो चलिए हम इस पे फॉर्मूला पे लिख के देते हैं, कहीं ऐसा भी होता है कि फॉर्मूला गलत हो सकता है, तो वापस ही ना आए। अगर कोई चीज गिरी है, मान के चलिए कि 10 के स्पीड से गिरी है, 10 की स्पीड से गिरी है, अहीं बैठले रह गई, यहीं बैठले रह गई, तो फाइनल स्पीड तो 0 हो गया। तो ये फॉर्मूला कहता है कि फाइनल बताइए कितना था, तो भैया फाइनल 0 था, आया कितना पे से आया 10। फाइनल 0 कब हुआ, जब वो मुँह बैठले रह गया, ऐसे धबाक से गिरा बैठले रह गया, 0, आंसर 0 हो गया। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर 0 होता है तो मतलब पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर घटता बढ़ता नहीं है, निकाल लेंगे निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, स्पीड से जितना देगा उतना निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, बोलिए। आगे बढ़ जाए, यस सर निकाल लेंगे, वेरी गुड, अच्छी बात है अगर आप निकाल लेंगे तो। अब दूसरा चीज, एक ये दे देता है एग्जाम में, सोच रहा बहुत होशियार होता है एग्जाम वाला, वो कहता है कि हम गतिज ऊर्जा दे देते हैं, यहाँ गतिज ऊर्जा थी 20 और यहाँ गतिज ऊर्जा होगा 4, गतिज ऊर्जा दे देगा तब क्या होगा, तो एक काम करते हैं पहले गतिज ऊर्जा और स्पीड में फरिया लेते हैं, गतिज ऊर्जा और स्पीड में पहले थोड़ा सा फरिया लेते हैं, तब हम यहाँ आएंगे। देखिए गतिज ऊर्जा के बराबर होता है ½ mv², ½ mv², ठीक है, ½ mv²। अब एक बात बताते हैं आपको, यहाँ अगर ध्यान देंगे तो ऊपर भी गति है नीचे भी गति है, ऊपर भी गति है नीचे भी गति है। तो देखिए यहाँ भी निकालते हैं, पहले दूसरका है फिर पहिलका है, यही ना है, अरे पहले दूसरका गति फिर पहिलका गति, तो वही हम यहाँ निकालना चाहते हैं। तो ये दूसरका है तो ये भी दूसरका होगा, बटा K1 ½ m, गेंदवा तो वही, ये तो बदलेगा नहीं, बटा पहिलका गति, यही ना हो गया रे बबुआ, देखना दूसरका गति बटा पहिलका गति, तो हम गतिज ऊर्जा के सेंस में निकाल रहे हैं, गतिज ऊर्जा के सेंस में, तो दूसरका गतिज ऊर्जा बटा पहिलका गतिज ऊर्जा, तो ½ mv² बटा ½ mv1², इसमें से अगर आप देखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा, और ये स्क्वायर रूट है इधर, स्क्वायर इधर आके तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K2 √K2 बटा K1 = V2 बटा V1, क्योंकि इसका स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, इतने में किसी को दिक्कत। हाफ के बराबर क्या होता है, ½ mv², अरे भैया के बराबर ½ mv² होता है,
होता है कि नहीं होता है? अब हम यहाँ पे K2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी V2 लिखना पड़ेगा। ये समझ में आया? नहीं समझे? चलो इसको छोड़िए दो तब। नहीं समझे तो उसको साफ छोड़िए दो। यहाँ आओ, अगर ये वेग में संबंध देगा, वेग में संबंध दे दिया तब, अगर गतिज ऊर्जा में संबंध दिया तो स्क्वायर रूट लगाइएगा, दूसरा का गतिज ऊर्जा बटा पहिल का गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा में देगा सीधा। अभी हम ये निकाल के सिद्ध करके दिखा दिए थे, हम बस वहीं भी की वैल्यू रख दिए हैं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में संबंध देगा तो बस स्क्वायर रूट करना है। वहां तो सिंपल था, बाद वाला बटा पहिला वाला, लेकिन यहाँ अंडर रूट स्क्वायर भी कर, अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा, अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा। इसको याद रखिएगा खटाखट सीधा, कि जब वेग देगा तो बाद माइनस पहले V2 माइनस V1, V2 बटा V1, और बाकी कुछ भी दे देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? इसको अंडर रूट करना पड़ेगा। अगर दे दे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो P2 बटा P1, P2 बटा P1 स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा देगा। कह देगा ऊंचाई के सेंस में दे देगा, ऊंचाई तो अंडर रूट, ऊंचाई के सेंस में। ऊंचाई वाला कैसे निकालेंगे? देखिए निकाल देते हैं, सिद्ध करके दिखाते हैं ना तो आप लोग को बाउंस कर जाता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो अंडर रूट P2 बटा P1। अब जरा देखिए आप, अगर ऊंचाई के गति, पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में दिया था, स्थितिज ऊर्जा के सेंस में, ये किसके लिए था? स्थितिज ऊर्जा के लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए था ये, स्थितिज ऊर्जा के लिए। देखिए P की वैल्यू मतलब क्या होता है? mg, m की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि बॉल चेंज होने वाला नहीं है, टकरा के भी आएगा तो वही बॉल रहेगा, तो दोनों का मास g की वैल्यू वही रहेगी। लेकिन यहाँ h की जगह क्या लिखेंगे? h2, क्योंकि बाद वाली ऊंचाई कुछ और होगी, बटा P1, P1 के लिए भी m वही होगा, g और mgh होता है ना P के वजह, इसके जगह क्या हो जाएगा? h1 अंडर रूट में है, इससे ये कट जाएगा। e की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट h2 बटा h1, h2 बटा h1, यही ले जाके वहां लिख देंगे। यहाँ सिद्ध करके दिखा रहे हैं, वहां सीधे लिख देंगे। सिद्ध करके दिखाने का काम मेरा नहीं है, ये आपको इंटर में मास्टर साहब सिद्ध करके दिखाए होंगे। E इज इक्वल टू अंडर रूट h2 बटा h1, ये ऊंचाई के सेंस में, ऊंचाई के सेंस में। ये चार टाइप से ही आपको क्वेश्चन पूछता है और इसी में आप फंस जाते हैं। यहाँ पर ऐसे दे देगा, वेग दे दिया, गतिज ऊर्जा दे दी, स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई दे दिया। बस इतना याद रखना है कि जो हमको रिस्ट्रिक्शन निकालना है, ई की वैल्यू निकालना है, तो ये ई दिया रहता है एग्जाम में, ई की वैल्यू दे देगा, और नहीं देगा तो ई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसमें क्या दिक्कत है यार? नहीं निकल जाएगा ई की वैल्यू, ऊंचाई दे देगा, बस आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं लगाना है। बाकी इन तीनों जगह पे आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट लगा के रखना है। इसमें हम क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इतना बोलिए। इसमें रूट कैसे आ गया? इसमें बता दें। देखो बाबू, आप लोग ने पिछला चीज पढ़े नहीं रहते हो। आपको पता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में संबंध बताइए, आपको पहले पढ़ा दिए हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में संबंध बताइए। क्या गति, देखो यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर होता है, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखो हाफ, नीचे m बढ़ा देंगे तो ऊपर एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बटा 2m। तो k और p में कैसा संबंध है? यहाँ आ गया संबंध। चलो कुछ भी अगर पूछ दिया, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी यार दिमाग मत लगाओ यार। बस यहाँ इतना याद रखेंगे, पूछ देगा यहाँ पर। अब जैसे हम आपको ऊंचाई वेग के सेंस में देंगे, वेग के सेंस में दे दिए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन दे रहे हैं हम वेग के सेंस, वेग के सेंस वाला तो बता दिए, गतिज ऊर्जा के बताएंगे। कहेगा कि गतिज ऊर्जा 20 के स्पीड से आ रहा था, वापस गतिज ऊर्जा गया ना, गतिज ऊर्जा वापस गया तो 5 रह गया, जाते वक्त गतिज ऊर्जा 5 रह गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे? गतिज ऊर्जा के सेंस में कुछ भी नहीं देना है, वापस वाला क्या करना है?
बस इतना दिमाग में रखना है बबुआ, इतना दिमाग में ये रखना है कि अगर बेग देगा तो बस हमको देखना है कि वापस कितना से आया, हचाक से भाग देंगे पहिल का कितना था, वापस कितना से आया हचाक से भाग देंगे, अब बाकी में रूट लगा के भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रूट लगा, बाद में कितना था, बाद में 5, पहले पहले कितना था 20, पहले कितना था 20, काटेंगे 1/4, 1/4 तो अंडर रूट 1/4 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 1/4 का मतलब क्या होता है 1/2, नहीं समझे यार, हम ही एक एक आंसर का, एक अंडर रूट 1 लिख दो, इसको अंडर रूट 4 लिख दो, ऊपर अंडर रूट 1 का मतलब 1, 4 का मतलब 2, 1/2, अरे वही 1/2 लिखो या 0.5 लिखो, इसमें ही भाग देना है तो 0.5 लिख दो, 0.5। गतिज ऊर्जा के सेंस में निकाल देंगे, स्थितिज ऊर्जा के सेंस में निकाल जाएगा कि नहीं निकलेगा, स्थितिज ऊर्जा के सेंस में, स्थितिज ऊर्जा के सेंस में कहेगा कि पहले की स्थितिज ऊर्जा इसके पास थी 100, पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी थी 100, और जब ये वापस गया ना, जब ये वापस लौट के गया यहाँ पर, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई आपकी घट के 20, 4 हो गई, मान लीजिए घट के गया तो 4 हो गया, आया कितना से था 100 से, आ गया कितना पे 4 पे, आप स्थितिज ऊर्जा के हिसाब से निकालिए कितना आंसर आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जी वगैरह की वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाता है, हवाओं हवाओं का कितना विरोध आएगा इसको इग्नोर करके चलना है यहाँ पर, हवा भी इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो थोड़ा सा वैल्यू आएगा, तो हम लोग एयर ड्रैग को नगण्य मान लेते हैं, हवाओं की प्रतिरोध को आदमी नगण्य मान के सॉल्व करता है इसको। आप बताइए भैया इसका कितना आंसर होगा। आया था स्थितिज ऊर्जा, जब वो आया था तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो थी 100 जूल थी, वापस गया तो 4 जूल रह गया, कितना होगा। देखो भैया सेम फॉर्मूला है, ई के लिए लगाना है, ई के लिए अंडर रूट P2/P1, P2 की वैल्यू बोलिए 5, P1 की वैल्यू 100, 4 है ना, 4 से 25 चौको 100, अंडर रूट 1/25, 1/25 का मतलब 1/5, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसे भाग दीजिएगा तो 0.2 भी हो सकता है, 0.2 भी हो जाएगा, भाग देंगे तो 1/5 या 0.2 दोनों में से कोई भी लिख देंगे, सही है। इजी था सर, तो भैया फिजिक्स टफ नहीं है। साइकिल, साइंस और तैराकी, ये 3 ऐसी चीज होती है बस समझने में मुश्किल है, एक बार आ गया जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, बशर्ते आना चाहिए आपको। अब आप बताओ, कहोगे कि सर फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाइए, हम कुछ कुछ तो सिद्ध करके दिखाई दिए यार, टाइम खत्म हो जाएगा सिद्ध करने में। अब आप कहीं मैथ भी पढ़ते होंगे तो थोड़ी ना सिद्ध करके दिखाएंगे A+B का होल स्क्वायर कैसे आता है, सिद्ध करने के लिए इंटर की पढ़ाई कीजिए, हम लोग के लिए उतना नहीं है। फॉर्मूला सिद्ध करो, देखो इनको पांडे जी को फॉर्मूला सिद्ध करिए, एकेडमिक पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हो बाबू, फॉर्मूला सिद्ध कीजिए, कंपटीशन की पढ़ाई है, फर्क होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप हमसे कहेंगे कि CAT कैट बताइए, A फॉर एप्पल बताइए, आप हमसे कहिएगा कि सर 1/5 को आप 0.2 कैसे लिख दिए हैं, समझाएंगे हम, एक स्टैंडर्ड होता है बाबू, 1.5 को आप कहिए सिद्ध करके दिखाओ, जितना सिद्ध करने लायक होता है कर देते हैं। आप देखिए लिखने से पहले सब थोड़ा थोड़ा सिद्ध करके दिखाई थे, ठीक है आगे बढ़े। अच्छा एक ऐसे जी, इसके अब ऊंचाई के सेंस में निकाल लेते, यही ज्यादा देता है, पिछली बार एग्जाम में यही दिया था, एग्जाम में क्या दिया था, एग्जाम में क्वेश्चन दिए, अब हमको न्यूमेरिकल एक्यूरेट वो वर्ड याद नहीं है, लेकिन ऐसे दिया था कि किसी वस्तु, कोई ऐसी वस्तु है जिसको हम लोग 128 मीटर से गिराते हैं, कितने से गिराते हैं
128 मीटर की ऊंचाई से हम लोग क्या कर देते हैं, इसे गिरा देते हैं। 128 मीटर की ऊंचाई से इसे गिरा दिया जाता है। और टकराने के बाद ये कितना उठती है भैया, तो ये केवल 64 मीटर ऊंचाई पे उठती है। टकराने के बाद ये 64 मीटर ऊंचाई पे उठती है। तो इसका बताइए कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन या फिर इसका विरोधी गुणांक या ई की वैल्यू निकालिए कितनी होगी। भैया फाइनली कितना आया था, अंडर रूट लगाना पड़ेगा ना, स्पीड छोड़ के सब में अंडर। फाइनली 64 था, पहले छोड़ा गया था 128 पे से। अंडर रूट 1/2, 1/2, 1/√2। निकल जाएगा। टक्कर का चीज समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हम वर्टिकल टक्कर पढ़ा दिए। इससे पहले के अगर क्लास देखेंगे, ये याद रख लीजिएगा, इसको 20 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा यार। और ये तो हम बता दिए थे, कोई वस्तु है, यहाँ देखिए टक्कर ऐसे ऐसे भी हो सकता है। अभी जो टक्कर था ऊपर नीचे था, वर्टिकल टक्कर, ऊर्ध्वाधर। अब क्षैतिज हो सकता है ऐसे ऐसे। सड़क पर कोई गाड़ी है, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है, अब v1 वेग से जा रही है, और ये टकरा जाए किससे, कोई दूसरी वस्तु से जिसका द्रव्यमान m2 है, और ये v2 वेग से टकरा जाए। इसमें तो फॉर्मूला सेम था यार, m1 v1 बराबर m2 v2, इन्हें पढ़ाए थे। m1 v1 बराबर m2 v2। अगर ये प्रत्यास्थ है तब, अगर ये प्रत्यास्थ है तब। अप्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है भैया, अब ये तो प्रत्यास्थ टक्कर में हम बताए थे। जैसे बंदूक की गोली, बंदूक का वेग, बंदूक का द्रव्यमान गुणे बंदूक का वेग बराबर गोली का द्रव्यमान गुणे गोली का वेग। ये किसके लिए था, प्रत्यास्थ के लिए था, प्रत्यास्थ टक्कर का था। ऊपर नीचे वाला बता दिए ना रे बबुआ, ये तो पहले ही बता दिए थे, अब दोबारा देख लो। यहाँ पर कोई m1 द्रव्यमान का वस्तु है, v1 वेग से चल रहा है, और ये किसी दूसरे वस्तु से टकरा गया जिसका द्रव्यमान m2 था और इसका वेग v2 था। किसका था, v2 था, और सट गया जाके। जब सट जाएगा तो सटने की स्थिति में क्या था, अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इसका क्या होगा भैया, m1 v1 बराबर, यहां सटने के बाद दोनों का द्रव्यमान जुड़ जाएगा, m1 + m2 इंटू v2, इंटू v2, या जो भी होगा भी, जो वेग हो जाएगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। टकराने के बाद बस क्या करना है, द्रव्यमान जोड़ देना है अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए। इसका न्यूमेरिकल बना दिए थे और आपको हर चीज बता दिए थे, और वहां ये बोले थे कि जब ऊपर से किसी वस्तु को गिराएंगे तो उसके लिए क्या आएगा, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर का कोलिजन का टोटल चैप्टर हो गया आपको। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो रिजिडिटी से पूछ देगा तो आप बता देंगे। बल्क मॉडुलस, प्रत्यास्था क्या था, किसी वस्तु के लौट जाने की क्षमता को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था। रबड़ से ज्यादा स्टील में था। हुक का नियम प्रत्यास्था से संबंधित था। प्रतिबल क्या था, प्रतिबल के प्रकार बता दिए। विकृति क्या थी, विकृति के प्रकार बता दिए। ये नहीं पूछता है आपका विकृति वगैरह, आपको बस ये पूछेगा पायसन गुणांक। पायसन गुणांक का फॉर्मूला बोलिए तो, पायसन गुणांक बताइए तो। पायसन गुणांक बोलिए तो क्या होता है, पायसन कोफिशिएंट। हाँ, तो ये अमेजोन पे थोड़ा बुक महंगी आती है, अमेजोन पे सरकार ने टैक्स ज्यादा लगा रखा है। हम्म, पार्श्व विकृति बता, अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य विकृति। यंग प्रत्यास्था गुणांक बताइए तो, यंग यंग प्रत्यास्था गुणांक। चलिए यंग निकाल देंगे, बल्क निकाल लेंगे, रिजिडिटी निकाल लेंगे ना, बता दिए। टक्कर भी बता दिए, प्रत्यास्था चैप्टर खत्म हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका
हीट, हीट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी लंबा चैप्टर है। हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट, ये मेनली अब 4 बज गए, 5 चैप्टर आपका बच गया है। 5 कहिए तो क्या चाहिए, 5 नहीं 6 कहिए। देखिए, हीट, हीट के बाद लाइट, लाइट के बाद वेव, वेव के बाद इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक के बाद मैग्नेट, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स खत्म हो जाएगा। 6 चैप्टर बचे हैं आप, 6। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हीट, हीट के बाद लाइट, लाइट के बाद वेव, वेव में ही आ जाता है आपका साउंड वगैरह सब कुछ, वेव। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेट, मैग्नेट में ही आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें पीएन ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एनपीएन ट्रांजेक्शन जो होता है, डायोड वगैरह वही सब चीज आते हैं, लॉजिक गेट हो जाते हैं, सही सब, और गेट नॉर गेट। चलिए, केमिस्ट्री कब पढ़ाइएगा, बायोलॉजी या फिजिक्स जब खत्म हो जाएगा, जब तक कोई बैच खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा चालू नहीं होगा। जैसे आपका बायोलॉजी खत्म होगा वहाँ आ जाएगा फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री, और जैसे आपका फिजिक्स खत्म होगा यहाँ आ जाएगा जीए, जनरल अवेयरनेस। एक तो घोंचू है, पूछ रहा है सर विकृति का मात्रक क्या होता है। अरे घोंचू, विकृति का मात्रक कैसे होगा, अब कैसे बताए रे तो राम, विकृति का मात्रक कैसे हो जाएगा। ये भगवान, विकृति का मात्रक पूछ रहा है एमडी सफरुद्दीन। अरे भैया, विकृति का मात्रक कहाँ से होगा सफरुद्दीन जी, विकृति का मात्रक ना होता है रे बबुआ, वही बटा वही में खत्म हो जाता है। लंबाई में परिवर्तन का मात्रक होगा मीटर, और बड़ा प्रारंभिक लंबाई का भी मात्रक हो जाएगा मीटर। मैंने तू लोग क्या चाहता, मुड़िया लड़ा ले अपना। या भगवान, सरफुद्दीन जी फिजिक्स पे ध्यान दीजिए। उसका मात्रक नहीं होता है।